नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम लाइव का ये स्पेशल एपिसोड। हमारे साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर, औरंगजेब नक्शबंदी और राजेश आहूजा, तीनों लोग एक ही बात पे आज चर्चा करेंगे। वो बात है मोदी के मंत्रिमंडल में होने वाली फेरबदल पे। अटकलें तो काफी दिन से लगाई जा रही थी, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का आज प्रेसिडेंट बनाने के बाद ये अटकलें और तेज हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी फेरबदल है माना जा रहा है। बेसिकली मकसद क्या है इसका, क्योंकि एक मंत्री 9 महीने में कुछ करिश्मा तो कर नहीं सकता। मैं शेखर जी से उनकी इस सवाल पे राय जानना चाहूंगा। शेखर जी। नमस्कार नीरज जी। जो बातें हो रही है वो सरकार पर नहीं है जितना पार्टी पे है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम मतलब दिसंबर तक ही समय है सरकार में कुछ करने का, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कल जो मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग हुई और उसमें जो प्रेजेंटेशंस वगैरह हुआ था वो केवल 2024 को लेकर नहीं था, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी आगे सोच रहे हैं कि हम वापसी आ गए हैं, वापसी के बाद क्या क्या करना है। वो 24 के लिए जो चीजें हमें करना, 24 के बाद उसके लिए अभी से क्या करना है, जो अभी जो पेंडिंग है उसको खत्म करो जनवरी तक। तो आप एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, वो तो मुझे 2-3 मंत्री ने कहा कि भाई ऐसा नहीं था कि हम लोकसभा चुनाव के लिए क्या करना है। उनके माइंड में जैसे 14 जैसे मतलब तो 2014 से 19 तक जो चीजें करनी थी वो पहले सोच रखे थे, और 19 में जब आए वो चीजें करने लगे जो पहले था। जैसे आर्टिकल 370, आपके राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला था। तो एक एक करके जो करते गए वो तो पहले ही था। अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर काफी समय से 2024 के बाद क्या क्या करना है आगे, उसके लिए व्यवस्था में क्या और फेरबदल आनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है। और प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा चिंता यही है कि जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, क्योंकि देखिए पैसे का भी दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं जो अलॉटेड बजट है उसका पूरा खर्चा ठीक ठाक से हो। खास करके जो 100 लाख करोड़ का जो अलॉट हुआ था इंफ्रा पे, उसमें कितना आगे बढ़ा है। और दिसंबर जनवरी, क्योंकि उसके बाद ज्यादा होगा नहीं, फरवरी में बजट होगा, तो उससे पहले जो अलॉटेड जो ईयर मार्क्ड फंड्स है उसका आगे आप करो, क्योंकि उसका अभी से करने से ही आप जब नए सरकार बन के आएंगे तब आगे क्या करना है, वो एक नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये स्टेट यूनिट्स को लेकर ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है उसमें पहले से ये तय हुआ था कि जो पहले पार्टी को हैंडल किए चुनाव के समय में, जैसे धर्मेंद्र प्रधान है, जैसे भूपेंद्र यादव है, और एक दो और नेता हैं जिनको उनको लग रहा है कि वो खुद भी कह रहे हैं कि हम जाने को तैयार हैं, कि हमें जाना है। और कुछ मंत्री को प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया जिनको 2 राज्यसभा टर्म हो चुका है, वो लोकसभा चुनाव लड़े। तो एक प्रकार से 2-3 चीजें हो रही है यहाँ पे कि दे वांट पार्टी अफेयर्स थोड़ा टाइट हो जाए। और आज का जो 4 नाम आपने तो जिक्र किया उसमें आप इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ये भी चाह रहे हैं कि भाई कई राज्यों में जहां पहले अभी कभी महिला अध्यक्ष को नहीं बनाया वहां महिला अध्यक्ष बनाओ। तब पुरंदेश्वरी का आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। अब मैं सुन रहा हूँ शोभा करंडलाजे जो अभी यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर काफी तेज तर्रार नेता है। हाँ, और येडियुरप्पा के बड़ी करीब है, एंड शी इज अ वोकलिंगा फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, नॉट फ्रॉम साउथ। तो एंड येडियुरप्पा का भी उनका अच्छा है, शी इज वेरी क्लोज टू येडियुरप्पा आल्सो एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग मिनिस्टर। क्योंकि जब येडियुरप्पा मुख्यमंत्री थे शी हैज हैंडल्ड पीडब्ल्यूडी रेवेन्यू एंड शी इज अ वेरी विजिबल मिनिस्टर। तो अभी बात हो रही है भाई, क्योंकि कर्नाटका यूनिट इज हेवीली फैक्शन रिडन, जिसकी एक बड़ा कारण था जो कर्नाटका में जो जो डिफीट हुआ उसका बड़ा कारण ये फैक्शनलिज्म का बहुत बड़ा रोल था। और साथ में दूसरी चीज आप देख रहे हैं नीरज जी, अब महाराष्ट्र में अजीत पवार का ये जो एक जो बड़े चेंज हुआ है,
अब एक राज्य नहीं है जहां पे बात हो रही है भाई कौन छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के आ रहा है, इतना तक। फिर अभी पलटू मास्टर नीतीश कुमार की भी बात हो रही है, भाई इन्होंने क्यों राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन से मिले, हर्षवंश सिंह से। तो सब जगह ये बातें चल रही है। अब कर्नाटका में येडियुरप्पा खुल के बोल दिए, अब जेडीएस के साथ काम करने को तैयार है। और जेडीएस के नेता एचडी देव कुमार कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में ही अजीत पवार सब बैठे हैं, पता नहीं कब निकलेंगे ये। तो इसका मतलब देयर इज सो मच ऑफ बज एंड सो मच ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो लगता है कि भाई अगर एक एक मीटिंग ऑपोजिशन करेंगे, पता नहीं उसके बाद क्या क्या चेंजेस होगा। एक पटना में मीटिंग हुआ, उसके बाद ये देख रहे हैं अब आगे मीटिंग बेंगलोर में होना है। तो एक प्रकार से द होल एटमॉस्फेयर हैज गॉट सरचार्ज विथ लॉट ऑफ बज, लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, कौन किधर जा रहा है, कौन आ रहा है। और ये बातें वहां देखिए, अजीत पवार का जो घटना है उसका असर बंगाल में भी पड़ा है। बंगाल में कैसे? बंगाल में भी अब ममता सोच रही है ये क्या मतलब। और डीएमके स्टालिन, अब देखिए स्टालिन नहीं जाएंगे बेंगलोर मीटिंग में, सुन रहा हूं। हाँ, अच्छा, उसका कारण यही है भाई कावेरी में फिर पानी कम हो गई है, बारिश उतना नहीं अच्छा नहीं हुआ है। और तमिलनाडु कह रहा है भाई जो पानी देना है दो। और ये अगर वो जाएंगे और मेघदातु एक डैम बनाने की बात है ना, डीके शिव कुमार ने 2-3 बड़े स्टेटमेंट कर दिए कि हमारे पास पानी नहीं है तो हम तमिलनाडु को नहीं दे सकते, और मेघदातु डैम किसी तरह बनेगा। और तमिलनाडु अपोज कर रहा है दूसरा डैम, क्योंकि और पानी कम हो जाएगी। और ट्राइब्यूनल की अवार्ड है भाई इतना पानी तमिलनाडु को देना हर साल। तो जी देखिए, जैसे बारिश कम हो रही है, मुझे लगता है ये भी बड़ा पॉलिटिकल हो रहा है। देखिए चिंता बढ़ रही है। अभी अभी आपने देखा कि पटना में जो मीटिंग हुई थी, सब लोग बैठे थे, इतना लंबा चर्चा हुआ, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार ने वो मीटिंग शुरुआत की, सबने एक्सपेक्ट किया कम से कम तो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स तो देंगे वो। जी मतलब देखिए पहले मीटिंग में कोई बड़ा होना नहीं था, फिर भी कम से कम जो ड्रिल रहती है, पहले मीटिंग आप काफी चीजें बताते हैं, भाई मोदी जी के खिलाफ ये इश्यूज है, ये सब पे हम करेंगे, इसका नैरेटिव ये रहेगा, हमारी काम ये होगी, और आगे मीटिंग तय करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, नीतीश कुमार लुक्ड मच मोर इन अ पैनिक, एंड इज फर्स्ट ये बस कुछ शुरू में बोल के फिर बोल दिए राहुल जी आप कुछ बोलिए। जैसा राहुल जी ना बोलते तो उनको लगता था कि भाई पटना मीटिंग फ्लॉप है। बात भी तो शेखर जी सिंपल सी है। हम वापस पटना मीटिंग पे जा रहे हैं। सडनली मेरे पास दो दूसरे सवाल थे इसी से रिलेटेड, लेकिन पटना मीटिंग पे इसलिए जा रहा हूं मैं क्योंकि सब लोग जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट करना है। इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है और नीतीश कुमार उसके आगे उनके हाथ बंधे हुए हैं। सो जो आपने कहा वो उनको करना ही था, वो उनका मैंडेट था कि भाई तुम कुछ मत बोलना, लेट राहुल लीड। सो एनीवेज आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपने बड़ा नहीं नहीं, एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हमने कई बार देखा है कि ये जब ये इस तरह के अलाइनमेंट्स बनते हैं ना, उसके बड़े नैरेटिव अच्छी तरह से बनाई जाती है। जी और इस बार क्या है, सीताराम येचुरी जैसे नेता, बहुत अनुभव है उनको ऐसे मीटिंग को किस तरह प्रोजेक्ट करना है, स्टेटमेंट कैसे पहले से निकाल के रखना है। देखिए ये अगर लेफ्ट का पूरा रोल होता तो वो बढ़िया से बनाते हैं उसको। भाई अगर अगर अलाइनमेंट में थोड़ा 1 इंच से अगर अलाइनमेंट आगे बढ़ा है, वो दिखेगा जैसे 1 किलोमीटर हुआ है या 1 माइल हुआ है। लेकिन इस बार क्या हुआ, सीताराम येचुरी को कहा गया भाई आप लोग ही रहे, क्योंकि ममता आपको याद है पहले ये जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के ये में कुछ जो ड्राफ्ट बनी थी जो येचुरी बनाए थे, जिसमें वो जी नाराज हो गई, बोले वो कौन है बनाने वाले, हमसे बिना पूछे आप ड्राफ्ट दिखा रहे हो। तो ये सेंसिटिविटी रखकर इस बार लेफ्ट का कुछ रोल नहीं था वहां पे। अदरवाइज लेफ्ट इज वेरी गुड एट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, एक प्रकार माहौल बना के। भाई मीडिया को मीडिया इतना फोकस है, कम से कम तो आप 3-4 बातें तो बोलोगे। लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोले ही नहीं, बस इतना ही रिक्वेस्ट किया भाई आप कुछ बोल दीजिए, आप कुछ बोल दीजिए, और ज्यादा कुछ बोलने को नहीं था। आज प्रफुल्ल पटेल पिछले 2 दिन से हर टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं पटना में उपस्थित था, उसकर देकर ही हम मन बना लिए, ये आगे कुछ होना नहीं है। धीरज, मैं शेखर जी से एक सवाल करना चाहूंगा। शेखर जी ने नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा को बहुत करीब से देखा है, अच्छी तरीके से समझते हैं। फेरबदल होना है, ये सुगबुगाहट चल रही है। आज का जो घटनाक्रम था वो भी एक इशारा करता है। मेरा शेखर जी से सिर्फ एक ही सवाल है
क्या हम रायसीना रोड की मिनिस्ट्री, रायसीना हिल की मिनिस्ट्री में कोई बदलाव देखेंगे? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो सब मेंबर हैं, उनके पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव हो सकता है शेखर जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप जिसकी जगह, मतलब आप पूछ रहे हैं क्या क्या होम मिनिस्टर बदलेंगे? नहीं। क्या फाइनेंस मिनिस्टर बदलेंगे? नहीं। क्या रक्षा मंत्री बदलेंगे? नहीं। एक्स्ट्रा अफेयर्स बदलेंगे? नहीं। कैबिनेट कमेटी सेक्रेटरी कोई बदलेगा नहीं। इसकी कम से कम 2024 तक तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि मेरी बात हुई है एक दो मंत्रियों से उस सीसीएस से, तो उनका ऐसा कोई उनको इंडिकेशन नहीं है। और ये जो बात हो रही है ना कि 2024 से जितने लीडर हो सके लोकसभा चुनाव लड़े, या जिनका 2 टर्म हो चुका है राज्यसभा में, उनमें भी इनका कोई नहीं है। जैसे जयशंकर राज्यसभा के हैं, निर्मला सीतारमन राज्यसभा के हैं, लेकिन मेरा जो इंफॉर्मेशन है, कंफर्मेशन भी है, उन किसी को इसकी बातें नहीं किया गया। और ज्यादातर निर्मला जी को काम यही था, कल उन्होंने प्रेजेंटेशन की है, भाई हमने बजट में क्या लोकेट किया, कितना खर्चा हुआ, कितना रह गया, कितना पेंडिंग है, किस प्रोजेक्ट का और ज्यादा चाहिए, बिकॉज ज्यादातर उसमें प्रोजेक्शन हुआ। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन कॉन्सेप्ट है, उस पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी प्रेजेंटेशन की गई कि अगर हम ऐसे सोच रहे थे इसके लिए कितना रिसोर्सेज की जरूरत है। तो कल जो मंत्री बैठे थे, उनको नहीं लग रहा था कि ये सरकार जो चुनाव के लिए तैयार, मतलब चुनाव तैयारी के लिए बैठी है, रादर आगे क्या करना है उसको लेकर सोच रही है। जब जब हो सकता है ये एक्सरसाइज भी चुनाव से जुड़ा हो, लेकिन मंत्रियों को सामने ये नहीं आया। लेकिन बाकी तो नहीं, एक बात नहीं, बाकी जो डिस्कशन हुए थे 4-5 दिन से चल रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी उपस्थित थे, होम मिनिस्टर उपस्थित थे, जेपी नड्डा जी उपस्थित थे, और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष उपस्थित थे। वो सारे डिस्कशंस हुए ये पार्टी को लेकर, हर स्टेट यूनिट में फैक्शनलिज्म को कैसे कम करे और कैसे नए लोगों को सामने ले आए। देखिए, ये सबसे मोदी जी चाहते हैं कि जितने नए लोगों को सामने ले आओ। और दूसरी बात भी हमें समझना है, ये साम बेदंड हो गया है। भाई किसी को कोई आना चाहता है तो ले लो। और ये अभी क्या है कि मोदी जी के माइंड में जो लग रहा है कि वी हैव टू गेट अ गुड मैंडेट एंड अ बेटर मैंडेट। अब देखिए, टीवी पे डिबेट हो रहा है, भाई इन्हीं को तो आप करप्ट कह रहे थे, इन्हीं को ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, इनको ले लिया, ये क्या लॉन्ड्री मशीन है, क्या वॉशिंग मशीन है? ये तो पब्लिक डिबेट चल रहा है, भाई ऐसे ही अजीत पवार को आपने ले लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता स्ट्रेटेजी वाइज उनकी ये चिंता है। दे फील दे कैन वेदर दिस कॉन्ट्रडिक्शंस। मैं सवाल को एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, लेकिन घुमा के पूछना चाहूंगा, आपकी राय लेना चाहूंगा। अमित शाह सरकार में अभी मोदी जी के लिए बेहतरीन साबित होंगे, या 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ज्यादा मुफीद रहेंगे? नहीं राजेश, बीजेपी सिस्टम जो है ना, देखिए ऑलरेडी क्या है, पार्टी का काम वो तो डिवाइड हुआ है। अमित शाह जी और जेपी नड्डा दोनों देख रहे हैं। और जब टर्म एक्सटेंड हुई ना जेपी नड्डा जी का, ये जनवरी में एक्सटेंड हुई, तब भी वो तय हो गया था ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा ये अरेंजमेंट। तो इसीलिए इस वक्त कोई अध्यक्ष नहीं बदलेंगे। देखिए, सिस्टम जो है, जिस सिस्टम में अमित शाह का भी इंपॉर्टेंस है और जेपी नड्डा का भी है, एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर ये दोनों जो अप्रोचेस है, दोनों स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, दोनों मैकेनिज्म उनको सूट करता है। तो कोई चेहरा बदल के कुछ नहीं करना है। और अमित शाह उतना ही मतलब एक्टिव है इस पार्टी मैटर में और इलेक्शन प्रिपरेशन मैटर्स में। तो वो गृह मंत्री का रोल उन्हें कोई इसमें कोई बाधा नहीं डाल रहा है, कोई बाधा नहीं डाल रहा है, वो वही कर रहे हैं। तो कोई नया अध्यक्ष आके करना है ऐसी जरूरत नहीं है, जितना मेरी जानकारी है। मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। एक सवाल मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जो है वो राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, ये नीतीश का इसमें अपना स्वार्थ है। वो कांग्रेस को अपने साथ इसलिए रखना चाहते हैं कि वो एक काउंटरवेट चाहते हैं लालू और तेजस्वी के दबाव को झेलने के लिए। लालू और तेजस्वी जो है वो कांग्रेस को कोई भी भाव देने को तैयार नहीं है। तो नीतीश जो है वो कांग्रेस को अपने साथ इसलिए रख रहे हैं कि वो एक काउंटरवेट होगा उनके, एक दिल्ली में उनके लिए एक उनकी मदद के लिए राहुल सोनिया गांधी जो हैं वो उनकी मदद के लिए आएंगे।
ऐसी मेरी जानकारी है। बाकी आप कुछ भी। औरंगजेब से मैं ये पूछना चाहूंगा, शेखर जी ने औरंगजेब ये बोला अभी तुरंत कि पीएम मोदी अभी 2024 के चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि 2024 के बाद क्या करना है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया आपसे एक करने के लिए कि कहीं से आपको लगता है कि ये 2024 के बाद की तैयारी करना ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शाइनिंग इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस था अटल बिहारी वाजपेयी को, और पूरा देश, तो नहीं बोलूंगा, अगर देश ने मान लिया होता कि अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे सरकार में तो आ चुके होते, एटलीस्ट मीडिया में जो दिखाया गया था वो यही था कि जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा बनने वाली है, अनटिल लास्ट मोमेंट। तो वही ओवर कॉन्फिडेंस है या कुछ और है? देखिए नीरज, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत में लोगों का फैसला बड़ा होता है। लोग जो फैसला करते हैं हम सब वही उसी पे जाते हैं। लोगों ने अगर ये डिसाइड करना है कि मोदी को वापस लाना है तो लाएंगे, चाहे कुछ भी आप कर लो, चाहे अपोजिशन में। और अगर लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं अब हो गया, 10 साल दे दिए इनको, इनकी छुट्टी करनी पड़ेगी, तब आप कुछ भी स्ट्रेटेजी कर लो, वो दरी की दरी रहेगी। जो हमने इंडिया शाइनिंग, आपने खुद बात की जी। रही बात यहाँ जो शेखर जी ने तो कई बातें बोली इसमें। एक उन्होंने बात की कि वो अब इस चिंता में नहीं है कि उन्होंने 4 दिन पहले ये बोला कि अजीत पवार जो है वो करप्ट है या एनसीपी करप्ट पार्टी है। 1000 का उनका वो करप्शन एलिगेशन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। और आज उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिसको आने हैं आ जाए वो। और जिस तरह से डिबेट चल रहा है कि लॉन्ड्री मशीन, अगर वो इसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर आप 4 दिन पहले, ये किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने नहीं बोला था कि एनसीपी एक करप्ट पार्टी है, ये प्रधानमंत्री बोले थे। और अगर प्रधानमंत्री 4 दिन के बाद उसी करप्ट आदमी को ले रहे हैं और बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के और बिना किसी चिंता के कि लोग हमें इसके बावजूद भी वोट करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 4 दिन में क्या बदला, ऐसा कहाँ अजीत पवार करप्ट से ऑनेस्ट हो गए, ये भी एक सवाल आ जाएगा कुछ लोगों के जहन में। वो उसका जवाब कैसे। और लोग, जैसे मैंने कहा कि हमेशा सबसे बड़ी अदालत लोगों की होती है, वो किस तरह फैसला करते हैं उसको अभी हम टटोलना बड़ा मुश्किल होगा। आगे अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो कैसे वो प्ले आउट करेंगे, कैसे उनका नतीजा आएगा, वो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद लोकसभा है अप्रैल मई में। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं 4-5 स्टेट्स में, जो आज इन्होंने तेलंगाना में डिसीजन लिया, वहां इन्होंने इटाला राजेंद्र जो टीआरएस से आए, बीआरएस से आए, बड़े नेता थे, काफी दिनों से मांग रहे थे, अध्यक्ष का पोस्ट मांग रहे थे, उनको इन्होंने कैंपेन कमेटी चेयरमैन बना दिया। तो वो कितना खुश रहेंगे उस पोस्ट से, कितना वो कोऑपरेट करेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि वो काफी महीनों से, काफी इनफैक्ट जब से वो आए हैं और जब से उन्होंने हुजूराबाद इलेक्शन बाय इलेक्शन जीता है, वो चाहते हैं कि वो ही अध्यक्ष बने। हालांकि उनकी एक बात मानी गई, बंदी संजय को हटा दिया गया। वो दूसरी बात है मध्य प्रदेश किस तरह से जाएगा, राजस्थान किस तरफ जा रहा है, छत्तीसगढ़ के, अभी 5 स्टेट्स आने वाले हैं, वहां कैसे जनता किस तरह से ये करेंगे। हाँ, हम ये एज्यूम करके भी जा रहे हैं कि जिस तरह से 2018 में कांग्रेस ने उसमें 3 स्टेट जीते थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हो सकता है इस बार भी जीते, लेकिन 24 में फिर मोदी जी आएंगे जैसे 19 में आए। 19 में कई फैक्टर्स हुए, बड़ा फैक्टर बालाकोट था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, और जो पुलवामा अटैक हो, वो भी उसने काफी बड़ा रोल अदा किया बीजेपी की वापसी में। अदरवाइज हमने देखा था 3 स्टेट जब हारे थे तो काफी बैकफुट पे थे बीजेपी। तो मेरा खाली इसमें इतना कहना है, बहुत ही लिमिटेड मेरा इंटरवेंशन है कि बहुत अभी जल्दी में हम हैं कि ये कहने को कि ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, उनकी अपनी आंकलन जो भी इसके होंगे वो अलग बात है, लेकिन आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी 5 चुनाव देखेंगे पहले, उसके बाद उसका है। जी राजेश जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? मैं एक्चुअल में स्पेसिफिक नाम जानना चाहता हूं, किन किन मिनिस्टर पे गाज गिरने वाली है, कौन चेंज होने वाले हैं, कौन वापस ऑर्गेनाइजेशन में भेजे जाने वाले हैं, अगर आपके पास कुछ इनपुट है तो। देखिए नीरज, बहुत साफ साफ बात है।
मोदी और शाह के राज में जो कुछ होता है वो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं। पार्टी में बहुत कम लोगों को खबर मिलती है और जाहिर तौर पर बहुत सारे नाम चल रहे हैं। किरण रिजिजू का नाम कहा जा रहा है कि उनको भी संगठन में भेजा जा सकता है। लेकिन मैं इस मुद्दे पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूंगा। वो मेरे ठीक ख्याल ही से सब होगा। सब सब बच रहे हैं स्पेकुलेशन से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसमें तुरंत मैं इससे किनारा करना चाहूँगा। मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूँगा कि क्या होगा। और जो मेरा मेरा अहम सवाल था वो शेखर जी ने उसका जवाब दे दिया है। तो शेखर जी, मोदी जी ने कल अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला था कि 9 महीने हैं आपके पास 9 साल के कामों का प्रचार करने के लिए। अब प्रचार करेगा कौन? अभी तक प्रचार किया क्यों नहीं? और हमने देखा है कि सरकार का कम्युनिकेशन हमेशा कमजोर रहता है। अगर हम उदाहरण लें इस बात का कि फार्मर्स लॉ के टाइम पे भी इनको जो कम्युनिकेट करना चाहिए वो शुरू में ये नहीं कर पाए, और शुरू में ही चाहे आप CAA का मुद्दा ले ले, इन सब चीजों पे ना सरकार पहले पीछे पड़ जाती है, पहले अनाउंस करती है। अब बहुत ही बढ़िया मोडस ऑपरेंडी है, 2 3 4 दिन 10 दिन पहले तकरीबन विपक्ष को पता चल जाता है कि अंदर में क्या होने वाला है। चाहे मोदी जी और मोदी सरकार जिस तरीके से भी जितना भी छुपा ले, कुछ एक्चुअल में बहुत छुपता नहीं है। हर किसी के लोग होते हैं, आपके भी लोग हैं, राहुल गांधी के भी लोग होंगे, अरविंद केजरीवाल के भी लोग होंगे, इनको कुछ दिन पहले एडवांस में पता चल जाता है और ये अपना नैरेटिव शुरू से ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं। सरकार हमेशा ही इस चीज को काटने में मैं कहूंगा कि विफल रही है। बड़े मुद्दों पे तो खास करके अगर CAA की बात करें, फार्मर्स लॉ की बात करें, फार्म लॉज की, तो ये दोनों मुद्दों पे तो हमने देखा है कि ये हमेशा बैकफुट पे गई है। पहले से आपको कम्युनिकेशन प्लान नहीं करना है, पहले से आपको लोगों को जिस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैसेज को, वो नहीं करना है। और जब तक आप कानून बना करके पास करते हैं या कोई नोटिफिकेशन देते हैं, वो नोटिफिकेशन पे तब तक ऑलरेडी एक नैरेटिव बन चुका होता है। और हमें मालूम है कि मीडिया कितनी तेज है नैरेटिव बनाने में या बिगाड़ने में। तो ये कितना मतलब किस तरीके से करेंगे आप 9 साल के कामों को 9 महीने में कम्युनिकेट? नहीं नीरज जी, ये जो प्राइम मिनिस्टर की बात है ना कि हमारी सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं कि हम आगे और बताना है, ये बात पहली बार नहीं बोले, कई बार बोल चुके हैं। और मैं जानता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भी, मुझे 1 2 ऑफिसर्स ने मुझे बताया, बड़े अफसोस है प्राइम मिनिस्टर को कि हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ चीजें हमने चेंज की, इतना चीजें, इतना मतलब सिस्टमिक चेंज किया कॉमन सिटीजन को हेल्प करने के लिए, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं होती, बहस नहीं होती, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमारे पार्टी वाले भी जाके बताते नहीं है, और स्वयं मुझे हर मीटिंग में बताना पड़ता है, भाई ये किया, ये किया, ये किया, ये सब हमने किया। और मैं औरंगजेब को जो बातें औरंगजेब रखे, ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को चिंता नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जानते हैं अगर वो अपने अंदर चिंता बाहर दिखाएंगे पार्टी डिमोरलाइज हो जाएगा। जी, देखिए प्राइम मिनिस्टर का अप्रोच वो है, अंदर में बहुत चिंता होगी, लेकिन उनकी अप्रोच क्या है? भाई देखिए, प्राइम मिनिस्टर को केवल ऑपोजिशन नजर नहीं आ रहा है, ऑपोजिशन के साथ 2 इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम ही तो फार्मर्स ये हुआ। देखिए फार्मर कानून को लेकर, फार्मर कानून बदलना है तो सारे मनमोहन सिंह से लेकर सब बोल रहे थे। और आज भी आप मान लीजिए, अगर कृषि क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना है तो उसी को यू हैव टू रिविजिट दैट फार्मर्स ये। और मुझे तो लग रहा है कि जब वापस अगर मोदी जी आएंगे, ही विल नॉट गिव अप फार्मर्स रिफॉर्म्स इन द फार्म सेक्टर। वो तो टैक्टिकल विड्रॉल था। भाई पंजाब चुनाव है, और ये जो सिखों को लेकर जो इनपुट्स आने लगे, भाई इसमें फिर मिलिटेंसी, इस बात से ही मिलिटेंसी बढ़ रही है। एंड दैट कुड हैव रिपरकशन। उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस भी आ रहा था कि भाई आर्म्ड फोर्सेस में भी इसको लेकर भाई चिंता हो रही थी, जो जवान तैनात है बॉर्डर पे, और उसके एक भाई कृषि मतलब एग्रीकल्चर में लगा हुआ है पंजाब में, और वहां भी इतनी प्रोपेगेंडा चल रही थी। अच्छा, उस प्रोपेगेंडा में आपके खालिस्तान के ये भी लगे हुए थे, कई कई ये वहां पे लगे हुए थे, रेडिकल लेफ्ट से लेकर रेडिकल आपके सिख ये जो ये हैं जो मिलिटेंसी की जो ये करते हैं, वो भी लगे हुए थे। तो ये सारे इनपुट्स को लेकर वो डिसाइड हुआ भाई ये समय में, एंड ही वाज विलिंग टू स्वॉलो हिज प्राइड।
नहीं, इत्तेफाक से देखा जाए, मेरा ये मानना है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम से जिन रेडिकलिज्म और रेडिकल फोर्सेस की आप बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे मेरे हिसाब से जिंदा हो गए, और वो आज भी जिंदा है, और अब तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुके हैं। नहीं, फैले नहीं है। दे आर वोट बैंक्स इन कनाडा, दे आर हाँ, वोट बैंक्स इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। भाई वहां का वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो। और एक आध नेता जो है वहां पे, दे आर किंग मेकर्स। आज अगर एक्चुअली ये वो बन गया, क्या बोलते हैं ना आपको। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ आंकड़े भी है भाई, हाउ मच दे इन्फ्लुएंस द कैनेडियन इलेक्शंस। तो वहां पे क्या है कि भाई, अरे जब तक हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो चलेगा, लेकिन अमेरिका को समझ आ गया। इसलिए इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट में पहली बार यूएस सीक्रेट सर्विस ने ऐसी व्यवस्था किया जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास भी इनपुट्स आ गया था। कॉन्सुलेट, यूएस कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में मार्च में अटैक हुआ, अब फिर हुआ है, अब तो आग लगा दी गई है। बिकॉज हमारे जो इंटेलिजेंस और हमारी सिक्योरिटी जो है, उनकी जो बताते गए भाई आपके यहाँ बहुत फैला हुआ है ये, एंड यू वेक अप। अच्छा, क्या है अमेरिकन सिस्टम, अमेरिका वेक्स अप फास्ट। देखिए अमेरिकन सिक्योरिटी जो अपैरेटस जो है ना, बातें वेरीफाई करके वेकअप करते हैं। लेकिन यूके और कनाडा में अभी भी उनका चक्कर है, भाई वी आर ए फ्री कंट्री, कोई डेमोस्ट्रेट कर सकता है, एक आध कोई झंडा उतार दिया तो क्या बात है। ये जो यूके का अप्रोच और कनाडा का अप्रोच, जिसको लेकर आपने देखा होगा हमारी विदेश मंत्री ने, he has been conveying it in very strong terms। और ये भी बताया गया ऋषि सुनक को भी, भाई देखो ये सब ठीक नहीं होगा तो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगी। देखिए मोदी जी के अप्रोच तो आप जानते हैं। सो देयर इज अ प्रेशर ऑन यूके, भाई इस पर क्रैकडाउन करो। और आपने देखा होगा वो तुरंत वो सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई थी ना ब्रिटिश हाई कमिश्नर दिल्ली में। और एफटीए अभी तक लटका हुआ है, जो चीज नहीं पिछले नहीं दिवाली में होना नहीं, था। वो लटका रहेगा जब तक ये सब। आप दूसरी चीज एक्सट्रेडिशन की बात है, जो लोग वहां वहां बैठे हैं और दे आर एक्सप्लॉइटिंग द यूके लीगल सिस्टम। मैं उन बड़े लॉ ब्रेकर्स के नाम लेना नहीं चाहता हूं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स जो दे आर हु आर यूजिंग द यूके लीगल सिस्टम। ये भी कन्वे किया गया ऋषि सुनक को, भाई आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे अगर कोई फिजिटिव यहाँ आ जाए, जैसे आप अब लग जाएंगे हमारे पीछे इनको वापस दो, वैसे हम भी चाहेंगे वही हो। एंड आजकल आप जानते हैं कि देखिए कोई चीज आइसोलेशन में नहीं है। देयर इज नो अल्ट्रुइज्म इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। आज अगर अमेरिका इतनी, ये सब मतलब इतनी कैंपेन थी भाई मोदी को मत बुलाओ, फिर भी बाइडेन बुलाता है, तो इसका इकोनॉमिक कंसिडरेशन इतनी है, बिजनेस कंसर्न्स इतनी है, तो वो अलग बात है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि देखिए ये एक चीज जो पिछले 4 दिन से यही बात हो रही, भाई प्राइम मिनिस्टर क्या करप्शन में वीक हो गए क्या? अजीत पवार जब तक एनसीपी में तक, क्या एनसीपी क्लीन पार्टी था, कांग्रेस भी मान रही थी, एंड शिवसेना सेक्युलर पार्टी हो गई थी जब कांग्रेस के साथ थी। देखिए ये सब बहस में आएगा और उसकी तैयारी बीजेपी के सारे नेता कर रहे हैं, उनकी भी पॉइंट दिया जा रहा है। कल एक आज डिबेट में आपने देखा होगा भी इसका झलक, हाउ दे वांट टू आर्ग्यू इन फोर्सफुली। और एक बड़ा दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, करप्शन इतना इश्यू है कि दिस एंड एक जगह जहां पे देखिए महाराष्ट्र में क्या बात है, महाराष्ट्र में द फैक्टर इज मराठा फैक्टर, एंड मराठा फैक्टर इज अनटच्ड बाय इश्यू ऑफ करप्शन। अदरवाइज हाउ डू यू एक्सप्लेन द राइज एंड कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ शरद पवार जी? और शरद पवार खुद एक सात्राप है और उनके साथ जितने सारे सात्राप्स हैं। Maharashtra politics is a politics of satraps. He himself is a satrap and he has satraps under him. तो यहाँ पे क्या है भाई, तो they have to break this. तो जहां मतलब इनके, I mean, it is a very cynical view. I will not say कि that is the best way to do a thing or this is the most ideal way of doing politics. But what we are seeing, देखिए कोई तो हमें पूछ के तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं ना जी। भाई। कांग्रेस को शिवसेना ठीक हो गया अगर बीजेपी को रोकने के लिए, और कांग्रेस को लेफ्ट के साथ अभी ममता से भी हाथ मिलाने के तैयार है इन बंगाल में। देखिए मोरालिटी और पॉलिटिक्स तो अब नहीं रह गया कहीं, बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल कहीं नहीं भी रहे। रहेगा। देखो तो जिस तरह से वापस बीजेपी टीडीपी को ला रही है, जिस टीडीपी ने
मोदी के गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वो लाया था, मोशन लाया। हाँ हाँ, मतलब इसी तरह वो अकाली दल के साथ वापस जा रहे हैं, तो मतलब ये अभी पॉसिबल। भाई ऐसा एक आ गया है, बस हम पत्रकार ही रह गए, बस इस पर हम ही सोचते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं नहीं कह रहा हूँ इट्स अ गुड सिचुएशन, बट द विनेबिलिटी चीज जो है ऐसे ही हो गई है, एवरीबडी इज डूइंग इट। अब देवेंद्र फडणवीस ऑन रिकॉर्ड क्या बोले, भाई मोरालिटी वो सब ठीक है, इफ एवरीबडी इज किकिंग अस व्हाट डू आई डू। अभी अभी भी इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ये सारा चीजें शुरू होने से पहले क्या है, ये ऑन रिकॉर्ड। लेकिन शेखर जी एक चीज है, देखिए जब मोदी आए 2014 तो करप्शन बहुत बड़ा प्लान था, है ना, और लोगों को उम्मीद भी थी कि करप्शन पे कम से कम इतना वो लगा दे देंगे कि ये सब चीजें नहीं करेंगे, एक एक्सपेक्टेशन थी। और मोदी जी जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किए, बिल्कुल तो वो एक अलग ही बात थी। देखिए यूपीए के लास्ट के 5 साल जो जिस तरह से जो परसेप्शन गया लोगों में, जिस तरह से ये बोला गया कि ये तो कांग्रेस तो करप्शन की माँ है, जड़ है, सब कुछ है, उसके बाद एक जो एक ताजा हवा दिखी थी मोदी जी में, वो खुद ही अपने जो ये हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो अपने से ही ये चीजें होके उनके साथ लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। बिल्कुल, ये लेकिन प्रॉब्लम क्या है औरंगजेब, प्रॉब्लम क्या है अभी भी, इफ यू टेल पीपल दैट मोदी इज करप्ट, वो इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। हाँ नहीं, वो तो मैं देखिए ये एंड कांग्रेस को टू टेक ऑन मोदी ऑन करप्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। बिल्कुल, वो देखिए इसीलिए तो 2019 का जो चौकीदार चोर वाला कोलैप्स हुआ सर, लेकिन वो दिक्कत लोग मानने ये को है तैयार नहीं है। शेखर जी, दिक्कत ये है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है हमारी कंट्री के लिए, यहाँ पे करप्शन इतना एक्सेप्टेड है सोसाइटी में भी, मेरे ख्याल से फैमिलीज में भी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं अरे वो उसने पैसा खाया, हमें दे दिया ना 10 15 20 50 100 200 400 500 1000 रुपए, उतना हमारे लिए काफी है, बाकी तुम 1000 करोड़ खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। नहीं आई थिंक देखिए मिडिल क्लास के लिए तो एकदम शॉक है, मिडिल क्लास के लिए कोई उम्मीद ही नहीं है। जो बात औरंगजेब कह रहे हैं ना, भाई मिडिल क्लास का ये उम्मीद है भाई कुछ तो, लेकिन फिर भी आज भी क्या सोच रहे मिडिल क्लास, ठीक है लेकिन तो बड़े प्रोजेक्ट्स में तो मोदी तो पैसे नहीं खाए, और कई प्रोजेक्ट्स तो डिले हुए कांग्रेस के 10 साल कार्यकाल में ओनली बिकॉज ऑफ दिस। भाई रफाल क्यों इतने देर हुई फाइनलाइज होने की, और आज भी देखिए कांग्रेस फिर वही गलती कर रही है। प्रेडेटर ड्रोन को लेकर जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई ज्यादा पैसे, जब कोई प्राइसिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। अब क्या है कांग्रेस जो कर रही है ना, वो अपने लेफ्ट इकोसिस्टम में काफी जर्नलिस्ट आर हैप्पी, अरे मार दिया, एक्सपोज कर दिया ड्रोन पे, भाई पब्लिक में नहीं चल रहा है, पब्लिक डजंट बिलीव इट। यस, उनकी जो पहले जो फैसिनेशन, उतना फैसिनेशन नहीं है, उतनी फैसिनेशन तो नहीं है, मिडिल क्लास को तो और भी कम है, लेकिन उनके अभी भी अगर देख रहे हैं भाई फिर ये कांग्रेस को आना है, और इतने मॉटली ऑफ पार्टीज, इसीलिए तो आप देखेंगे जो एक्साइटमेंट मीडिया में थी जब पटना में बैठक हुई, उतनी एक्साइटमेंट जनरल पब्लिक में नहीं है। और मीडिया देखिए इकोसिस्टम भी कैसे डील कर रहा है, भाई कांग्रेस जब भी कांग्रेस के समर्थन से या कांग्रेस के नेतृत्व से कोलिशन हुआ है, कांग्रेस वाज इन अ पोजीशन टू विन एटलीस्ट 150 to 200 सीट्स। आज भी क्या फॉर्मूला है, कांग्रेस 200 सीट विन करने की परिस्थिति में है, यही बात है। अच्छा, इसी को देखकर ही आप ये जो देख रहे हैं ना, बाकी पार्टीज जो सोच रहे हैं, ये जो पार्टीज, बाकी पार्टीज जो सोच रहे हैं भाई हमें क्या करना है, देखिए पार्टीज की तो और भी चिंता है ना, भाई शुड वी बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री और द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑल देयर पॉकेट्स आर हेवी, तो डर है। शेखर जी, हमने पुराने जो मोदी जी ने जितने फेरबदल किए हैं मंत्रिमंडल के, उसमें एक पैटर्न रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाला होता है वहां पे कुछ रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाता है। तो क्या इस बार भी यही होने की संभावना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अब तेलंगाना में तो मंत्री पद से हटाकर तो फिर अभी, हालांकि मंत्री पद से अभी हटाया नहीं है आपके लिए,
नहीं उनको बीजेपी का जीत करा दिया तो पद उनका जाएगा ही। लेकिन ऐसा हमने देखा है, क्या इस बार भी यही होने की संभावना है? मुझे कम लग रहा है, क्योंकि अभी देखे जब हार्डली 3-4 मंथ्स आर लेफ्ट। अगर आप देखेंगे तो ओनली 2 मंथ्स आर लेफ्ट एक्टिवली, उससे ज्यादा नहीं है। अगस्त सितंबर अक्टूबर के मतलब एंड में सारा ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे इस चर्चा को, काफी लंबी हो गई आज बातचीत। फिर हम हाजिर होंगे, दर्शकों से अभी विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।